सो गुड इवनिंग। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे आज की क्लास से वेव्स एंड ऑक्सीलेशन के। पहले हमारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स वगैरह सारे हो चुके हैं। सो सिंस वेव एंड ऑक्सीलेशन आपको हम लोग का EMV भी हो चुका है आपके बैच में, और EMV हो EMW सॉरी EMW जब हो जाता है ना, तो थोड़ा सा आप ये जो पोलराइजेशन वाला है और ये जो ऑप्टिक्स है ये थोड़ी सी हेल्प करता है, तो उसी में आपका वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस भी ऑप्टिक्स के साथ साथ हेल्प करने लगता है। तो मैंने इसलिए सीरीज में इसी को रखा है, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस। नाउ जब हम बात कर रहे हैं मोशंस की, सिंपली देखो, आप अपने डेली लाइफ में बहुत किस्म के मोशंस देखते हो, ओके। तो ये मोशंस कितने प्रकार के होते हैं? मेनली जब हम बॉडली इसको एनालाइज करने के तौर पे डिवाइड करते हैं, तो हम थ्री टाइप्स देखते हैं। कौन कौन से थ्री टाइप्स देखते हैं? पहले हम देखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे रोटेशनल मोशन, रोटेशन कर रहा है, ये भी हम लोग ने रोटेशनल मैकेनिक्स का पूरा देख लिया है। अब हम बोलेंगे वाइब्रेशनल मोशन, जिसे आज हम इस चैप्टर में कपल ऑफ वीक्स हम लोग इसको देखेंगे, वाइब्रेशनल मोशन। आई डोंट नो व्हाई इट इज वाइब्रेशनल मोशन, क्लियर है। अब रोटेशनल मतलब अगर हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, तो बॉडी जो होगी लीनियरली वेरी करेगी, मतलब जो पोजीशन चेंज होगा वो लीनियरली होगा। यही है ना बात? किसकी बात है? ये बात है आपकी इनकी इनकी ट्रांसलेशनल की। तो ट्रांसलेशन क्या कह रहा है कि बॉडी अगर चेंज कर रही है पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ही वेरी करेगी। लेकिन ये जो वेरिएशन होगा ना टाइम, तो इनका जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा? वेरिएशन जो होगा, ये वेरिएशन लीनियरली होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर। लेकिन यही अगर रोटेशनल कर रही है तो क्या होगा? जो बॉडी पोजीशन, आपका जो बॉडी का पोजीशन है, अगर पूरे तरीके से नहीं देखा जाए, ठीक है, तो अगर ये लीनियर चेंज कर रही है कुछ टाइम के लिए रोटेट कर रही है, और किसी मतलब वो रोटेट भी कर रही है तो एक एक्सिस के मतलब एक सेम एक्सिस के अराउंड रोटेशन कर रही है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई एक व्हील का घूमता हुआ देखते हैं, हम अर्थ का घूमता हुआ देखते हैं, तो ऑल दिस अ पर्टिकुलर एक्सिस के अलाउंग रोटेट कर रही है। पोजीशन जो मोशन कर रही है वो एक्सिस के अराउंड कर रही है। लेकिन जैसे ही हम वाइब्रेशनल की बात कर रहे हैं, तो मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और बैक और फ्रोथ कर रही है, और एक इंटरवल के बाद वो वही सेम चीज़ रिपीट भी कर रही है, तो हम उसको वाइब्रेटरी या ऑक्सिलेटरी मोशंस कह सकते हैं, क्लियर है। अब ऑक्सिलेटरी दिन भर में हम लोग कितना देखते हैं? घड़ी की टिक टिक सुनते हैं, सबसे ज़्यादा तो घड़ी की टिक टिक सुनते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कहें, तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये क्या है? एक तो आपका जो वाइब्रेशनल मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में आपके टू एंड फ्रो टाइप का मोशन करेगी, ठीक है। फिर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट करेगी, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट भी करेगी, ठीक है, ओके। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट भी करेगी। तो और ये जो टू एंड फ्रो अपने ही मोशन को कर रही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि या तो ये वाइब्रेशनल है या तो वो ऑक्सिलेटरी है, वाइब्रेशनल है या वो ऑक्सिलेटरी है, ठीक है। वाइब्रेशनल है या ऑक्सिलेटरी है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि ये रोटेशनल हो गया या ये वाइब्रेशनल हो गया, आप इन दोनों का मिक्सचर देखो। ये दोनों क्या कह रहे हैं? ये दोनों ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है ये दोनों पीरियोडिक हो, पीरियोडिक वर्ड,
पीरियोडिक मोशन को सस्टेन कर रहे हैं, मतलब ये तो गोल गोल घूम रही है एक एक्सिस के अलॉन्ग और ये वाले अपने ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या, अब रिपीट कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटरवल के अलॉन्ग और ये सारी चीज़ें, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों को हम पीरियोडिक मोशन में कंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या सभी पीरियोडिक मोशंस जो होते हैं वो वाइब्रेटरी या ऑक्सिलेटरी होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाइब्रेटरी मोशंस आपके पीरियोडिक मोशन होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं, सेम पाथ को फॉलो करते हैं, टू एंड फ्रो होते हैं एक ही पॉइंट के अराउंड। ठीक है, आपको ये कहना पड़ेगा कि एक ही पॉइंट के अराउंड, ऑन अ सिंगल पॉइंट अराउंड। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, एक एक्सिस के अलाउंग रोटेट करते हैं, एक एक्सिस के अलाउंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक नोट बताऊंगी। नोट क्या बताऊंगी? नोट ये बताऊंगी कि ऑल वाइब्रेटरी और आपका ऑक्सिलेटरी मोशंस आर नॉट पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्लियर है? सारे जो है वो आपके नहीं होंगे। तो अब जब हम इस वाइब्रेटरी मोशन के एनालाइज करते हैं तो वो जो मोशन कर रहा है वो काफ़ी हो सकता है सिंपल सा मोशन करे, जैसे कि हम लोग इतने दिनों से आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हो क्लास 11 से, या तो वो कॉम्प्लेक्स टाइप का मोशन करे। हम लोग दोनों की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब सबसे सिंपल एक वाइब्रेटरी मोशंस को जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसमें क्या है कि आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है। क्या आता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशंस जो होते हैं ना, उनकी एक खासियत होती है। पहली बात देखो, कोई भी मोशन है तो उसमें भी वेलोसिटी होगा, उसका कोई एक डिस्प्लेसमेंट कवर अप करेगा, कोई एक एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जो डिस्टेंस उसने जो आपका डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? डिस्प्लेसमेंट के। और ये डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से लेते हैं? ये डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इक्विलिब्रियम पोजीशन से, याद रखने वाली बात है, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बॉडी जो है ना वो हमेशा यही चाहती है कि हम हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही आ जाए, मतलब मैं घूम फिर के हमेशा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही आ जाऊँ। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी ऑलवेज वांट्स टू come back towards its equilibrium position, its equilibrium position। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, वो हमेशा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बैक आने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये सारे जो कंडीशंस होते हैं, और इक्विलिब्रियम पोजीशन तो सबसे स्टेबल कंडीशन होता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल, जैसे कि आप लोग एक बॉब लगाओ, ठीक, तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, तो मैं क्या कहूँगी, ये पोजीशन कौन सी है? उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। वापस हमेशा यहीं पर आना चाहती है ना, वापस हमेशा यहीं पर आना चाहती है। तो ये कंप्लीट ऐसा जब वो पूरा कर लेगा तब जाके कंप्लीट एक ऑक्सीलेशंस होता है। ठीक है, ध्यान रखना।
नाउ सी, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी की ही अगर बात चल रही है तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वी नो दैट हाउ मेनी प्रॉपर्टीज, बिकॉज आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हो इसको। बट सिंपली मोटे मोटे तौर पे जब आप लोग किसी भी सिस्टम की एनालिसिस करते हो, और डायरेक्टली क्लास में ऐसा होता है ना, कुछ जो होते हैं, जब मैं कहती हूँ आप लोगों को कि कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मैं इससे इस क्वेश्चन से ये कंक्लूड किया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, बट फिर आप बोलते हो मैम कैसे आपने कंक्लूड किया? अरे बेटा, उसके फीचर्स से कंप्लीट किया। तो अगर मैं इसके बात करूँ फीचर्स की, कि आपको डायरेक्टली ये कह देगा कि हाँ भाई मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन हूँ। पहली बात ये करेगा, जो पार्टिकल मूव हो रहा है ना, इसमें पार्टिकल दैट मूव्स, वो क्या होगा? वो एक्चुअली एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। दूसरा, इसका मोशन जो होगा वो पीरियोडिक होगा। मोशन जो होगा वो कैसा होगा? पीरियोडिक होगा। जब इसका मोशन, और अभी हमने पढ़ा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन, और वो हमेशा यही चाहेगा कि भाई मैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आऊँ, इसलिए मैं कहूँगा कि वो ऑपोजिटली डायरेक्टेड होता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ऑपोजिट डायरेक्टेड होता है डिस्प्लेसमेंट के, यही ना, कि आपका एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके डिस्प्लेसमेंट, मानो डिस्प्लेसमेंट ऐसे, और वो हमेशा ऑपोजिटली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगी कि ये होता क्यों है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना ही क्यों चाहता है? वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसके जो बॉडी है ना, वो जिस मीडियम में वो इस मोशन को कर रहा है, वो उस मीडियम की इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना, ये नोट में मैं बना के आपको लिख दे रही हूँ। सब टीचर आपको कहेंगे कि वापस आ जाता है, वापस आ जाता है, अरे आता ही क्यों है? तो ये कहोगे कि तो वापस आ रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, तो वो कैसा फोर्स होता है? वो फोर्स होता है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। किस में डेवलप हो रहा है? बॉडी में डेवलप हो रहा है, ठीक है, डेवलप्ड इन द बॉडी। या आप बोलो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कर रहा है उसमें डेवलप हुआ, ठीक है। अब इस डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ? क्यों डेवलप हुआ? ड्यू टू इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसकी इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम की वजह से, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये उसको उसके बैक किया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम इज टू ब्रिंग द पार्टिकल towards the equilibrium position, towards the equilibrium position, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर उसको लाया। इतना क्लियर हो गया? तो इस तरह के फोर्सेस को भी, इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स हुआ इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स। ये ध्यान रखना, हमेशा ऐसा ही होता है। अब आप हज़ारों देख सकते हो। अच्छा बताओ, कितने सारे आप लोग मैकेनिक टाइप के क्वेश्चंस करते हो ना, कि एक बॉल से हैंग्ड है, तो ये क्या हो गया? सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। आप पेंडुलम को लटका के ऐसे ऐसे वाइब्रेट करा रहे हो, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, क्लियर है। फिर आप जो ट्यूनिंग फॉक लगा के टंग करके वाइब्रेट करवाते हो ऐसे करके, तो वो भी एक आपका ट्यूनिंग फॉक कहते हैं ऐसे, ये भी हो चुका है। तो ये सारी, अच्छा कोई मान लो कि आपका लिक्विड में, इवन लिक्विड में भी लिक्विड में एक वुडन ब्लॉक को डब कर दो और वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो भी एक तरह का मोशन है, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्या रहती है? एग्जाम्पल है आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन यही सिंपल हार्मोनिक मोशन दो टाइप्स के होते हैं। चलो देखते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके क्वेश्चंस जो आते हैं ना, अगर थोड़ा सा आपने पन्ने पलट के देखे होंगे तो आपका डेफिनेटली है, आप सॉल्व कर लोगे इसे। देखो क्या है टाइप्स, या तो ये लीनियर होगा, पहला ये क्या होगा? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम को, यानी जो पार्टिकल कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? लीनियर होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट किसका? पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, वो क्या होगा? लीनियर होगा, ठीक है, क्या होगा? लीनियर होगा।
एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, सिंपल पेंडुलम ले लो, अभी जो ट्यूनिंग फॉक का बताया वो ले लो, ये सारे जो मास जो होते हैं ना बॉल से लटके हुए हैं और ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन यही बात अगर मैं दूसरे तरीके के करूँ तो दूसरा होता है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें बात क्या है, वही सेम चीज़ का ही डिफ्रेंशिएशन है कि पार्टिकल जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा बेटा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा आपका कैसा, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका एंगुलर। सेम चीज़, वही पार्टिकल है, अगर यही वो एंगुलर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट तो वो हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, कितना अच्छा एग्जाम्पल आप लोग क्लास बीएससी में करते हो, कौन सा, कंपाउंड पेंडुलम का। कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैक्सिमम हर क्लासेस में जो आपके बीएससी वगैरह के क्लासेस होते हैं हम लोग इसको प्रैक्टिकल करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिर आपका जो टॉरिजनल ऑक्सीलेशंस होते हैं ना सॉलिड बॉडीज़ के, वो भी एक आपका कैसा एग्जाम्पल है इसी एंगुलर का, कैसा, टोरोशनल ऑक्सीलेशंस, किसके, बॉडीज़ के, टॉरिजनल ऑक्सीलेशन किसे, सॉलिड बॉडीज़ के, सॉलिड बॉडीज़ के, क्लियर है। तो ये सब क्या थे आपके आप बोलोगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल्स थे। इसका मतलब क्या कि लीनियर वाला क्या कहेगा, लीनियर वाला कहेगा कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, क्योंकि मैं तो लीनियर वाले से प्रोपोर्शनल रखता हूँ। और एंगुलर वाला कहेगा कि भाई मेरा जो एक्सेलरेशन है वो तो प्रोपोर्शनल है माइनस थीटा के, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वाला करता हूँ। क्लियर है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, हम कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं, कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो, ये मोशन स्पीड, ये वो 450 चीज़ें सॉल्व हो जाए लिटरली, तो हम कीवर्ड्स लिखेंगे। कीवर्ड्स बोलो, या मेनली ये पैरामीटर होता है। ठीक है, कैसा पैरामीटर, सबसे पहला तो देखो मैं ये कहूँगी कि आपका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि अगर मैं एक सिंपल सा मोशन ड्रॉ करूँ आपके लिए, मान लो कि ये एक कोई मीन पोजीशन है, ओ कर लो, ठीक है, ये बॉडी यहाँ पर गई पी तक, ये बॉडी यहाँ पर गई क्यू तक, क्लियर है। अब ये मोशन कर रही है, कैसे मोशन कर रही है बताओ, ये मोशन कैसे कर रही है, मतलब इस तरफ वो जितना मोशन कर रही है मैंने उसको बोला वो उसका एम्पलीट्यूड है, इस तरफ वो जितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है मैंने बोला उसका ये एम्पलीट्यूड है। और ये बॉडी मोशन भी कर रही है, मतलब ये यहाँ से यहाँ जा रही है, वापस यहाँ घूम के वापस यहाँ आ रही है, वो हमेशा क्या चाहेगी, यहीं पर आना, इसलिए मैंने दोनों के एरो को ऐसे ही रखा है। क्यों, बिकॉज वो बॉडी हमेशा चाहेगी कि मैं अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन पर ही आ जाऊँ। ठीक है, तो ये जो पोजीशन होती है ना बेटा, ये उसको कहलाती है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। आप सबको समझ में आ रहा है ना, मीन पोजीशन, ओके, ये कहलाएगी आपकी मीन पोजीशन। और इसका वैल्यू कितना, और इससे जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी, सॉरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो जो ट्रैवल करेगी, जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रही है सिस्टम में, वही उसको क्या कहलाता है, आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं एम्पलीट्यूड को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कौन कर रहा है भाई ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वही हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है पार्टिकल। क्लियर है, तो यहाँ पर इसका मतलब ओपी हो गया, ओपी हो गया, या आप बोलोगे ओ क्यू हो गया, और ये बराबर हो गया ए के। क्लियर है, दूसरा पैरामीटर मैं क्या डिफाइन करूँगी, ऑक्सीलेशन, दूसरा पैरामीटर ऑक्सीलेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीलेशन क्या हुआ, मैंने आपको बोला ना, यहाँ से वो यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ से आएगा और वापस यहाँ आएगा, तो इसका मतलब क्या कि वन ऑक्सीलेशन। तो अगर मैं वन ऑक्सीलेशन को डिफाइन करूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, पहले वो जाएगा ओ से पी तक, फिर वो मूव करेगा कहाँ पे, पी से क्यू तक, फिर वो मूव करेगा क्यू से ओ तक। तो ये क्या है, ये कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन है, ध्यान रखना है, कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। दूसरा पॉइंट क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, टाइम पीरियड, कैलकुलेट करने के लिए आता है, ध्यान देना है। टाइम पीरियड क्या है, कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि पार्टिकल को एग्जीक्यूट करने में, क्या सिस्टम एग्जीक्यूट करने में, एक कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन को एग्जीक्यूट करने में एक्चुअली जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं, या पीरियोडिक टाइम कहते हैं, जो भी आप बोल लो। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर वन ऑक्सीलेशन, वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, इसी को हम टाइम पीरियड भी कहते हैं, इसी को हम लोग पीरियोडिक टाइम भी कहते हैं, ध्यान रखना है, पीरियोडिक टाइम कहते हैं। ये डिनोट किससे होता है, ये टी से डिनोट होता है। होता क्या है बाबू, ये होता क्या है, वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, 1/फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट्स वही है ना, सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी वही एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका टाइम पीरियड। और क्योंकि मैंने देखो इसका इन्वर्सली बोला है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक टाइम पीरियड में, या आप ये कहोगे कि एक सेकंड में, एक्चुअली टाइम पीरियड नहीं, वो एक्चुअली हम लोग सेकंड कहते हैं, अलग पेज पे जाते हैं। देखो, कहने का ये मतलब है कि फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर रहे हैं हम लोग। मान लो कि आपका एक सेकंड में उसको हाउ मेनी ऑक्सीलेशंस कंप्लीट किया, हाउ मेनी ऑक्सीलेशंस ऑक्सीलेशंस ऑकर्ड। कौन कर रहा है भाई, एसएचएम वाला पार्टिकल कर रहा है, एसएचएम वाला पार्टिकल कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे, एक सेकंड में उसने जितना किया, ऑकर्ड इन 1 सेकंड। यही ध्यान रखना, एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन उसने कंप्लीट किया, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और ये कभी कंफ्यूज नहीं करना है, या कहीं कहीं पर आपको एन दिखाई देगा, कहीं पर आपको म्यू दिखाई देगा, ये होता है आपके टाइम पीरियड के बराबर। शायद आप लोग की जो शीट दी गई है उसमें आपको 1/n से शो कर रहा होगा, देख लेना एक बार, ठीक है, क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं है अभी तक में। नेक्स्ट है आपका फेज़। देखो ये काफ़ी बेसिक सा है, तो इसलिए मैं फास्ट चल रही हूँ। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, मेनली देखो मेरा फोकस रहेगा न्यूमेरिकल्स पर, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास 11 से डिसाइड करते आ रहे हो, तो इसलिए कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बट जो क्वेश्चंस क्रैक नहीं होते आप लोगों से, इसलिए मेन फोकस वहीं पर है। अब फेज़ की बात कर रहे हैं, तो जो आपका पार्टिकल है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, हर एक इंस्टेंट पर हम क्या देखते हैं, कोई एक डिफरेंट पोजिशन पर होगा, कोई एक डिफरेंट डायरेक्शन को मोशन करेगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस जो आपका पोजीशन है और डायरेक्शन है, उसको हम एक क्वांटिटी से एक्सप्रेस करते हैं, और उसी क्वांटिटी को हम फेज कहते हैं, ठीक है। तो अगर फेज की बात करें तो कहना कि जो तो समझ सकते हैं, द पोजीशन हो गया, या आप बोल लो डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, किसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये दोनों क्वांटिटी किसकी होगी, ये दोनों क्वांटिटी आपके वही एसएचएम वाले पार्टिकल की होगी, एसएचएम वाले पार्टिकल की होगी। लेकिन बात क्या है कि ये आपका कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है ना, वाइब्रेटिंग पार्टिकल की है ना, वाइब्रेटिंग पार्टिकल की जो बात है ये चेंज करती रहेगी ना, डिफरेंट होती रहेगी ना, डिफरेंट इन डिफरेंट इंस्टेंट्स, ठीक है। जब ये डिफरेंट इंस्टेंट्स पर चेंज करती रहेगी, तो मेरे का मतलब क्या कि मैं एक पर्टिकुलरली पॉइंट पर कैसे इसको डिफाइन करूँ, कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना जो जनरल टर्म सबको बता सके। तो इसी वजह से हमने क्या किया है कि हमने एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, किसकी, इसी पोजीशन और डायरेक्शन की कैलकुलेट करने के लिए एक क्वांटिटी लेते हैं, एक क्वांटिटी लेते हैं जो इसे एक्सप्रेस करता है, और इसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, इसी क्वांटिटी को हम फेज कहते हैं। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, लास्ट तक मैं कम से कम उस एक्सप्रेशन को तो बता ही दूं आपको, कि अगर एक जनरल सिंपल हार्मोनिक मोशन को मुझे एक्सप्रेस करना है, तो वो क्या कहेंगे, मान लो कि वाई है, वाई को हम बोलेंगे भाई आ जा एम्पलीट्यूड। एक मान लो सिंपल तरीके से हम लोग साइन फंक्शंस का जानते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आप किसको डिफाइन करता है, फेज को डिफाइन करता है, ध्यान देना। ये वाला पार्ट किसको डिफाइन करता है, एम्पलीट्यूड को डिफाइन करता है, ध्यान देना। ये वाला पार्ट किसको डिफाइन करता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, इतना क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ सी, अब जब इक्वेशंस हम लोग को मिल चुके हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका एक डेफिनेट इक्वेशन निकाल। तो पहला जो हम लोग बात करेंगे वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, किसका डिफरेंशियल इक्वेशन, एसएचएम का, ऑफ एसएचएम, ठीक है। काफ़ी बार आप लोगों ने निकाला होगा, तो इट विल बी अ फास्ट। पहली बात हम लोगों ने अभी देखा था कि फोर्स, कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और वो कैसा, ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि एफ जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, पता है, ठीक। अब देखो, क्योंकि हमने कहा है कि ये हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, पार्टिकल के पास मास जो है, जो पार्टिकल एग्जीक्यूट करेगा वो मास क्या है, वो मास m है, याद रहे। स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। डिस्प्लेसमेंट, ये जो x की वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना, ये है तो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसका मेजरमेंट हम कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम मीन पोजिशन, फ्रॉम मीन पोजिशन, ये हमेशा ध्यान रखना है, फ्रॉम मीन पोजिशन, ठीक है। तो फ्रॉम मीन पोजिशन पे देख रहे हैं, और हम ये भी आपको कहेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है हम किसी भी टाइम t पर नोट कर रहे हैं, एनी टाइम t, एनी टाइम t पर नोट किया जा रहा है, क्या नोट किया जा रहा है भाई, इस डिस्प्लेसमेंट को नोट किया जा रहा है, ठीक है। एनी टाइम t पर इस डिस्प्लेसमेंट को ही नोट किया जा रहा है,
क्लियर है, सारे के सारे उस पर कंडीशंस लगा दो। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। तो f इज इक्वल टू, मान लो मैंने माइनस के एक्स एक कांस्टेंट को डाल दिया, और याद है आपको कि ये कांस्टेंट क्या कहता है, स्प्रिंग फैक्टर करता है, फोर्स कांस्टेंट कहता है, कुछ भी बोल दो। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कह देते हैं। कैलकुलेशन करते हो आप मैकेनिक्स में, या आप बोल दो फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट सबका यूनिट याद रखना है, प्लीज डोंट फॉरगेट, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये कहूंगी कि ये डिस्प्ले आप कैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैंने आपको कहा कि जो एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका क्या होता है, d2x बाई डी टी स्क्वायर होता है कि नहीं, बताओ। होता है ना। जब ये चीज आ गई तो मैं फोर्स की जगह पे इसको बैठा सकती हूँ, फोर्स की जगह पे बैठा सकती हूँ। तो यानी कि मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना कि m d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स हो जाएगा। जब ये चीज़ हो जाएगी तो मैं इसको और की तरह ये भी दोनों को एक ही जगह पर लाओ, m d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। कैसा आ गया, ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ना। m से सबको डिवाइड कर दो। चलो और एक काम करते हैं, तो d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये कैसा आया, ये एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन आया। और ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन किसका है, ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बोल देना कि एस एच एम का है। ये एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका, एस एच एम ऑफ एस एच। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कुछ नहीं पता है, ये जो आप न्यूमेरिकल में के बाई एम करते हो, ये के बाई एम एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर है। याद करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी फॉर्मूला कभी याद करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये चीज़ हो गया तो मेरा इक्वेशन ये वाला क्या बना, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब मैं आपको नेक्स्ट जो शो करूंगी ना, ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से बोला। अब इसका सॉल्यूशन, जैसे डबल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जनरल सॉल्यूशन निकाल के करते हैं, वो तो अलग केस है, वो हम लोग बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का यूज़ किया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का यूज़ किया है, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का यूज़ करके मैंने इस एस एच एम को डिफाइन करूँगा, एस एच एम को डिफाइन करूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ डायरेक्टली। मैं देखो अगर ये कहूँ कि मान लो इसका जो सॉल्यूशन है, जो ऊपर वाला जो मिला हमें डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डबल डिफरेंशियल का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन मैंने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के हिसाब से लिया है, साइन वाइन नहीं किया है, मैंने कॉम्प्लेक्स किया। कॉम्प्लेक्स को तो हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें सबको पता ही, आई थीटा को हम लोग आप कैसे आई साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा में कन्वर्ट करते हुए, दैट इज डिफरेंट केस। मान लो मैंने बोला कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या है कि x इज इक्वल टू सी ई टू द पावर आपका अल्फा टी है, मान लो। क्लियर, सबसे सिंपल तरीका यही है। तो हम बोलेंगे भाई सी और अल्फा जो है मेरे कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो इसका मतलब ये क्या है कि डी एक्स बाई डी टी क्या देगा भाई, डी एक्स बाई डी टी देगा सी अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी देगा। यही तो देगा सी और कुछ देगा क्या, नहीं देगा ना। जब सी ये देगा तो क्या मैं ये नहीं कर सकती, इसी का डबल डिफरेंशिएशन भी कर सकती हूँ। तो इसका मतलब मेरा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या देगा भाई, सी अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी, यही देगा। अब दोनों को मिला लो और दोनों को पुट कर दो, तो इन दोनों को जब पुट करके अपने ओरिजिनल वाले में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी प्लस यहाँ पर ओमेगा था, ओमेगा स्क्वायर था ना, तो ओमेगा स्क्वायर के साथ फिर वही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि वो एक्स था तो एक्स की जगह पे हम ये लिखेंगे क्योंकि ये मेरा एक्स है, इज इक्वल टू जीरो। तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे, सी ई टू द पावर अल्फा टी को कॉमन ले लो। मेरे पास बना क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बनाना। देखो ये क्वांटिटी क्या कभी जीरो हो सकती है, तो हम लिखेंगे कि भाई सी ई टू द पावर अल्फा टी नेवर बिकम जीरो, नेवर बिकम जीरो। तो इसलिए मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को जीरो के बराबर किया। तो ये हमें क्या दे रहा है कि अल्फा जो है वो क्या हो सकता है, प्लस माइनस आई ओमेगा, प्लस माइनस आई ओमेगा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या कि आई हमारा आ गया, इसका मतलब ही है कि हमारे पास इमेजिनरी क्वांटिटीज आ गई। तो इसका मतलब ही ये है बेटा कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस होंगे। कैसे कैसे दो सॉल्यूशंस होंगे, लिखना, टू पॉसिबल सॉल्यूशंस, लिखना टू पॉसिबल सॉल्यूशंस। क्या क्या टू पॉसिबल सॉल्यूशंस हो गया, एक तो हो जाएगा x इज इक्वल टू सी ई टू द पावर आई ओमेगा टी, और दूसरा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू सी लिखेंगे पहले, सी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास दो सॉल्यूशंस हो गए और ये इनका कॉम्बिनेशन बनेगा। और जो रिजल्टेंट हम ये टोटल एक जनरल सॉल्यूशन अगर बोल दें तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये इसका जनरल सॉल्यूशन बनेगा, याद रखना है। ये इसका क्या बनेगा, जनरल सॉल्यूशन बनेगा। और इसी जनरल सॉल्यूशन का यूज़ करके हम जो पहला इक्वेशन है, याद है आपको लिखवाया था, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये निकालेंगे, अब भी निकालेंगे, ठीक है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, अब मेरे पास क्या बना कि फिर से लिखते हैं एक बार नए पेज में,
कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना था c1 e टू द पावर i ओमेगा टी प्लस c2 e टू द पावर माइनस i ओमेगा टी। मैंने आपको बोला था कि i ओमेगा टी को हम लोग साइन और कॉस में तोड़ सकते हैं, तो इसको हम साइन और कॉस में तोड़ते हैं। क्या तोड़ के बनेगा c1 कॉस ओमेगा टी प्लस i टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओके, प्लस c2 कॉस ओमेगा टी प्लस आई टाइम सॉरी माइनस है तो माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। तो इसमें c1 और c2 को कॉमन ले लो, c1 प्लस c2 कॉमन आ जाएगा और साथ में बनेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस आई c1 माइनस आई c2, ये ध्यान रखना है, और ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है? तो अब मान लो कि एक ये जो क्वांटिटीज़ है ना, इन सबको हम कुछ मान लेते हैं। मानने की मैंने ये कहने की कोशिश करूँ कि ये जो c1 प्लस c2 है, मैंने मान लिया कि भाई ये एक ऐसा टाइप का क्वांटिटी, ए साइन फाई टाइप की क्वांटिटी है, और ये जो आपका आई c1 माइनस आई c2 है, ये आपका ए कॉस फाई टाइप की क्वांटिटी है, मान लो। तो इसका मतलब मेरा ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा भाई, पुट कर दो ना। तो x इज इक्वल टू ए साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस फाई साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो कुल मिला के ये कौन सा एक्सप्रेशन आ गया, कौन सा एक्सप्रेशन आ गया, साइन ए प्लस बी का आ गया ना। तो ये क्या आ जाएगा, ए साइन ऑफ आपका ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। देखो फाइनली ये एक्सप्रेशन मेरा डिस्प्लेसमेंट का निकल गया। ये क्या बोल रहा था एम्पलीट्यूड, ये क्या बोल रहा था एट दैट इंस्टेंट, जो कि टाइम टी पर हम मीन पोजीशन से लेने वाला डिस्प्लेसमेंट है, और ये हमारा क्या बन गया, फेज बन गया। तो कुल मिला के हमारे पास पार्टिकल जो एग्जीक्यूट कर रहा है, कैसा डिस्प्लेसमेंट किस्म की चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहा है, वो रिलेशन, वो इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड इसमें क्या है, ए है। इसी तरह अगर हमें टाइम पीरियड इसी में से निकालना हो तो हम क्या निकाल पाएंगे, देखिए टाइम पीरियड अगर मैं बोलूँ इसमें से कैसे निकाल पाएंगे। तो देखो अगर मैं इस टी को, यहाँ पर जो टी है, इस टी को किसी एक एंगल से, मतलब पर्टिकुलरली रिपीटिंग से अगर रिप्लेस कर दूँ, तो मतलब मैं टी को बोलना चाह रही हूँ क्या, टी प्लस 2 पाई/ओमेगा, मान लो मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया। तो मेरा एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई/ओमेगा, ठीक है, प्लस फाइव, यही तो बन जाएगा, प्लस फाइव यही तो बन जाएगा। इसका मतलब क्या बन गया, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस फाइव, यही बन गया। तो इज इक्वल टू वापस क्या बन गया, यही तुम्हारा सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो टाइम पीरियड इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा हम जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर हम जानते हैं क्या है भाई, k/m है। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो 2 पाई/m/k आ जाएगा, ये ध्यान देना है। टाइम पीरियड निकल गया तो इसी का ऑपोजिट आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ना, इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। और भीतर वाला पार्ट तो आपका बोल ही रहा है कि वो फेज है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो dx/dt निकालेंगे, अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर लो, या तुम डबल डिफरेंशिएशन आपका एक्स का ही कर लो, सारी चीज़ें कैलकुलेट है, मेन पार्ट यही है। क्लियर है? ओके, चलो कल हम लोग क्या देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, ठीक है।